हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 30 और 31 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं। डिटेल में बात करेंगे, कई सारे टॉपिक है और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में है पीडीएफ। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो उसके नए चीफ कौन हैं, नए प्रमुख? आंसर होगा इसका कुलदीप सिंह। ओके, तो उनको एनआईए का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। ओके, परमानेंट वो डायरेक्टर नहीं है, प्रभारी हैं। तो उससे पहले वो कौन से पद पर थे और हैं भी, तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी वो तैनात हैं। ओके, और इससे पहले एनआईए के चीफ कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, तो वाईएस मोदी। तो उन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं। ओके, 16 मार्च 2021 से वो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का पद संभाल रहे हैं। तो अब उसके साथ साथ एनआईए के चीफ का भी पद संभालेंगे जब तक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती है एनआईए में। तो एनआईए की बात हो रही है, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने रॉ चीफ सामंत गोयल और आईबी चीफ अरविंद कुमार का जो सेवा विस्तार है वो कब तक के लिए कर दिया है, बढ़ाया है? आंसर होगा इसका 1 साल। तो दोनों का रिटायरमेंट होना था जून 2021 में, तो अब सेवा विस्तार दे दिया गया है। तो अब जून 2022 में अब वो रिटायर होंगे। ओके, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम है विदेश में खुफिया काम करना, वहाँ के भारत की सुरक्षा के लिए विदेश में जो भी कुछ हो सकता है खुफियागिरी के रूप में जानकारी इकट्ठा करना, वहाँ कोई ऑपरेशंस चलाना, तो वो सब काम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करता है, रॉ। ओके, तो उसी के सेक्रेटरी हैं सामंत कुमार गोयल। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका काम है देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसके मद्देनज़र खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, तो उसके डायरेक्टर को चीफ कहा जाता है, तो अरविंद कुमार। तो उनको 1 साल का अब एक्सटेंशन दे दिया गया है। और आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के दो मुख्य खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। अब तक ये होता था कि 3 महीने या 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाता था, लेकिन इकट्ठा ये जो है वो 1 साल का बढ़ा दिया गया। ओके, तो रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNW कहते हैं शॉर्ट में इसे। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में, ब्रिटिश शासन में ही स्थापना हुई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है किस भारतीय कंपनी ने? आंसर होगा इफ्को। ओके, इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, IFFCO। ओके, तो इसको ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है इसको इफ्को की वार्षिक आम सभा में जारी किया गया। तो चेयरपर्सन इफ्को के वही इसको लॉन्च कर रहे हैं, आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। और ख़ास बात है इसमें कि जो नैनो यूरिया है ये 500 ml का एक बोतल है, छोटा सा। और जो यूरिया का आमतौर पे एक बैग आता था पूरा, उसके बराबर है ये मात्र 500 ml। ठीक है, तो इसमें पानी में डालकर और फिर छिड़काव वगैरह किया जा सकता है पौधों के लिए। और बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको किसने डेवलप किया है? तो इफ्को के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने डेवलप किया। कहाँ पर? कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इसको तैयार किया गया, बनाया गया। ठीक है, फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए और पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। नैनो यूरिया कहा यह जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसको सुधारने में भी ये मदद करेगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद करेगा। ठीक है, ये अच्छा क्यों है? देखिए, आमतौर पे जो ट्रेडिशनल यूरिया है उसके अधिक प्रयोग से बहुत सारे नुकसान होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है, मिट्टी का जो हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचता है, पौधों में बीमारी आती है, और अगर लंबे समय तक यूरिया का यूज किया जाता है तो कीट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है।
ओके, देर से फसल पकती है, उत्पादन कम होने लगता है, लॉन्ग टर्म में ये स्थिति होती है। शुरुआत में तो आप जब यूरिया का छिड़काव करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से लहलहाएगा फसल, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान पहुंचता है। तो अब ये नैनो यूरिया जो लिक्विड है उसको तैयार किया गया है और यही कहा गया है इफ़को के द्वारा ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है और इनकम बढ़ेगा इससे। 500 ml की बोतल है और एक यूरिया के बैग के बराबर जो है वो इफ़ेक्ट होगा और इसकी कीमत जो यूरिया का कट्टा आता है, बैग आता है, उससे 10% कम कीमत रखी गई। तो एक ख़ास बात है, इफ़को की बात हो रही है। इफ़को का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 यानी 1967 को स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, अभी चेयरपर्सन कौन है इफ़को के? BS नकई। MD और CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, स्वदेशी जहाज है सजग, उसको मई 2021 में किस सुरक्षा बल के बेड़े में शामिल किया गया है? आंसर होगा इसका भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, उसका काम है देश की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना, उसकी पूरी निगरानी करना। तो अब सजग जहाज जो है वो भी काम करेगा, बहुत अत्याधुनिक उसमें टेक्नोलॉजी भी है। अच्छा, किसने इसको शामिल किया भारतीय तट रक्षक बल में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में? तो देश के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल, तो उन्होंने ही इसको बेड़े में शामिल किया। और कहाँ पर ये तैयार हुआ है? शिपयार्ड। तो ये शिप जो है वो गोवा शिपयार्ड में तैयार किया गया है इसे, ठीक है। और ख़ास बात बताऊँ आपको कि बोफोर्स तोप से ये लैस है, मतलब बहुत दूर तक मार कर सकता है। ओके, सेंसर है, इक्विपमेंट बहुत तरह के अच्छे खासे लगे हुए हैं ताकि निगरानी और समुद्री सीमा की रक्षा बेहतरीन ढंग से हो सके। हेलीकॉप्टर उतर सकता है यहाँ पर, पूरा डिज़ाइन किया गया उसी के देखते हुए। अगर कहीं तेल रिसाव हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए पूरी इसमें इक्विपमेंट है ताकि दूसरे जहाज़ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस दौरान समुद्र में तेल न चला जाए और उससे नुकसान न हो इकोलॉजी को जो समुद्र का है, तो उसे बचाने का भी व्यवस्था उसमें किया हुआ है। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है। तो कब हुई थी स्थापना उसकी? 1 फरवरी 1977 को। डायरेक्टर जनरल कौन है इस वक्त अभी? कृष्णा स्वामी नटराजन। ओके, और अगर बात कर लें समुद्री सीमा की तो ये आप देख रहे हो उधर गुजरात से लेकर इधर वेस्ट बंगाल तक ये समुद्री सीमा बहुत लंबी है। कितने किलोमीटर कहेंगे इसे? 7516.6 किलोमीटर। कितनी हुई? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करने के कितने कोस्टल स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी आते हैं जो हमारे कोस्टल एरिया है उसमें, तो टोटल 9 स्टेट आते हैं, 9 राज्य। कौन कौन से? उधर से देखते जाइए आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, दमन और दीव, इसके अलावा पुदुचेरी, ठीक है, दमन, दीव और पुदुचेरी। और अगर बात हो कि आइलैंड टेरिटरी कितने हैं समुद्री जो सीमा है उसमें, तो एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैप के थ्रू भी आप समझ गए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैप के भी क्वेश्चन कई सारे आते हैं तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा वो बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी डिटेल में है, आप ले सकते हैं। अब बुक भी है 2020 का, वो भी ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ही कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा 29 मई, ठीक है, 29 मई। माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर, ये है ऊंचाई।
देखिए उससे पहले इसकी ऊंचाई 8,844 मीटर माना जाता था, 8,844 मीटर माना जाता था, लेकिन करीब 4 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट अब ज़्यादा मानी जाती है दिसंबर 2020 से। क्यों? क्योंकि चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को नए सिरे से मापा था और उसका दिए आंकड़ा जारी किया था। उससे पहले जो आंकड़ा माना जाता था 8,844 मीटर, वो इंडिया ने मापा था 1954 में। तो अब 2020 में फिर से नापा गया, तो इसलिए ये हाइट जो है नई है। तो आप हमेशा ध्यान रखना हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन होता है कि एवरेस्ट डे इस दिन क्यों मनाते हैं? तो देखिए क्या है कि 29 मई 1953 को 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे, तो उन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। पहला मानव कदम यही माना जाता है, ह्यूमन कदम यही माना जाता है माउंट एवरेस्ट पर। तो इसलिए इस दिन को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने 2 बच्चों की नीति को ख़त्म किया है और 3 चाइल्ड पॉलिसी को अनुमति दे दी है? इसका आंसर होगा चाइना, चीन। ओके, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है अभी हाल ही में 31 मई को, और उसी में ये फैसला किया गया। तो अब चीन के जो फैमिली है, जो भी लोग हैं, दंपति हैं, वो अब 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, अब अनुमति मिल गई। इससे पहले चीन में अधिकतम 2 बच्चे के जन्म देने की ही इजाज़त थी, उससे ज़्यादा आप बच्चे जन्म नहीं दे सकते थे, वरना बहुत सारी पाबंदियां लग जाती थी। ठीक है। चीन की जनसंख्या के आंकड़े अभी सार्वजनिक हुए हैं और उसी से पता चला है कि रफ्तार जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में, अगले 5 साल 10 साल में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और नौजवानों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस वजह से दबाव था कि उसकी आबादी बुजुर्ग ना हो जाए, बूढ़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर देश की जो संसाधन है उसको चलाने के लिए कौन रहेगा? ओके, जो मजदूर चाहिए वो नौजवान चाहिए। तो इन सब की वजह से ऐसा किया गया, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है। और आपको पता होगा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में 1979 में। तेज़ी से जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो उस समय जनसंख्या को धीमा करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। ओके, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी को कब लागू किया था चाइना में? 1979 में। ओके, एक बच्चा ही परिवार रख सकता था, जन्म दे सकता था। ओके, वरना उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन जब आगे देखा गया कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगी और वर्क फोर्स के लिए, यानी जो लोग काम करेंगे वो तो नौजवान काम करेंगे, तो उनकी संख्या कम होने का अंदेशा था। तो इसलिए 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी की परमिशन दी गई थी, मतलब कि एक फैमिली 2 बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है। तो उसके बाद लेकिन अब ये देखा गया है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी कोई असर नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आने वाले वक्त में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में नौजवान भी रहें ताकि काम हो। और दुनिया में जो अभी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा अगर कोई देश दे रहा है, चीन से ही सामान जा रहा है पूरी दुनिया में। ओके, तो उसके लिए उसको मजदूर चाहिए, नौजवान लोग चाहिए। तो इसलिए अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये बात है। चाइना की बात हो रही है, राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ओके, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्रीमियर होते हैं। तो कौन है? ली केकियांग। ओके, तो एक सवाल उठता है कि चीन की अभी जनसंख्या कितनी है? अभी हाल ही में कैलकुलेट किया गया है, तो उनकी जनसंख्या चीन में वो बढ़कर अब 1.411 अरब हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत कितनी रकम या फंड देने का ऐलान किया है हर बच्चे को जिसके माता पिता जो है कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है? सरकार ने अनाथ शब्द यूज़ किया है, जो बहुत ही बेदर्द शब्द मुझे लगता है, अनाथ। तो इसका आंसर होगा 10 लाख रुपए। ओके, प्रधानमंत्री का कहना है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको पीएम केयर्स फंड के द्वारा ये सहायता दी जाएगी। और कोरोना से लगभग 577 बच्चे जो हैं उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है।
सरकार, हालांकि केंद्र सरकार ये कह रही है 577 बच्चे हैं, लेकिन अभी हाल ही में मैंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट भी पढ़ी और उसमें ये बताया गया है कि केवल राजस्थान में ही जब पड़ताल हुए तो 411 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई क्योंकि कोविड-19 ने इस बार मतलब हाहाकार मचा दिया था। तो इस वक्त संख्या और ज़्यादा होगी और इसको सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता किया जा सके। ओके, पता करें वो। तो बच्चों को 18 साल की उम्र तक मासिक वजीफ़ा दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। 23 साल की उम्र होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। ओके, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी, मतलब फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा उसको। ओके, तो ये सब बातें, कई और फैसले भी किए गए हैं इस पूरे मसले पर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय चिकित्सक को यानी डॉक्टर को रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ओके, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, तो उसने डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को एक वर्चुअल समारोह में ये सम्मान दिया है। ओके, और आपको बता दूं कि ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। एक प्रेस्टिजियस अवार्ड ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ एक बुक है, इसे किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है, या कहें राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा रवि शास्त्री। ठीक है, क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, उन्हीं की ये बुक है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च होने वाली है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है, तो ऐसे पहले भारतीय एक्टर कौन है जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा? आंसर होगा संजय दत्त। ओके, क्या है गोल्डन वीज़ा? देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात ने वर्ष 2019 में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा के लिए एक नया सिस्टम लागू किया और इसी के तहत कोई भी विदेशी जो है वहाँ रह के कारोबार कर सकता है, रह सकता है, पढ़ सकता है। ओके, लंबे समय तक काम कर सकता है, हालांकि वहाँ के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ये वीज़ा जो है गोल्डन वीज़ा, ये 5 साल 10 साल इसके लिए वैलिड होते हैं और ये वीज़ा एक ख़ास तरह के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, निवेशक, एक्टर, ये सब वीज़ा ले सकते हैं। और ये जो वीज़ा है उसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो इनकम है वो 1 करोड़ कम से कम हो, 1 करोड़। ओके, उससे कम अगर है तो उसको ये वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये माना जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वही आएँ और वहाँ पर खर्च करें, वहाँ रहें। ओके, तो यूएई की बात हो रही है, कैपिटल क्या है? आबू धाबी, मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। आंसर होगा इसका 29 मई। ओके, ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। 2021 की थीम क्या है? ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक, मतलब ओबेसिटी, मोटापा जो है वो महामारी है, ऐसा मानना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल है, उसमें स्टडी हुई है, उसके मुताबिक 1991 से 2018 के बीच में जो मौतें हुई हैं तो उनमें से 1/3 मौत का क्या कारण बताया गया है? 1/3। आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1/3 लोगों की मौत हुई है इस दौरान। ओके, 1991 से यानी 1991 से लेकर 2018 के बीच में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है। ये रिसर्च जो है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और बर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया गया है और 43 देशों का अलग अलग लोकेशन का डेटा इकट्ठा किया गया। गर्मी के कारण मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। ओके, मौत जो है वो मानव जनित गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हुई है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हीट वेव आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है।
ओके, दुनिया भर में देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन हो रहा है उससे मौसम के पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो मौसम के पैटर्न में अगर बदलाव हो रहा है तो उससे मनुष्यों पर और जो भी पृथ्वी पर रह रहे हैं लोग, जानवर, पौधे, उन सब पे काफ़ी असर हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए किस केंद्रीय मंत्री को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन को ये अवार्ड मिला है। देखिए, WHO जो है वो हर साल 6 क्षेत्रों में, 6 एरियाज़ में जो है संगठन या व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए ये सम्मान देता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में माना जा रहा है कि ई सिगरेट और जो तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय कानून बनाया गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, तो इसलिए ये अवार्ड उनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है, GST काउंसिल ने कोविड-19 से संबंधित जो सामान है, जो इक्विपमेंट हैं, उन सब पर टैक्स छूट के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? आंसर होगा कॉनराड संगमा। ओके, कौन है ये? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल पैनल बनाया गया है जो कि टीका, दवाओं, परीक्षण किट, वेंटिलेटर जैसे जो कोविड-19 के आवश्यक जो वस्तु है उस पर जो सर्विस टैक्स है, इसके अलावा जो GST और भी है, गुड्स टैक्स है, तो उन पर छूट का विचार करेगा, GST छूट का विचार करेगा। तो अलग अलग कई सारे मंत्री हैं, जैसे उसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी हैं इस कमेटी में, गोवा के परिवहन मंत्री भी हैं, तो और भी कई लोग हैं। उसके डिटेल मैंने PDF में दे दिया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और हाँ, आज जो आपने देखा वीडियो उसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरे बगल में लिंक भी आ गया, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, 2021 का PDF जनवरी से मई तक का, 2020 का वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में।